पूरा मिनिमम बेस। ट्रिपल मिडिल कर दीजिए। बेस मिनिमम। नाउ इट्स ओके। तो आप गैस कर सकते हैं मेरे जीवन में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कौन सा रहा होगा? व्हाट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन माय लाइफ? जहां भी जाता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, एक सवाल सब लोग पूछते ही पूछते हैं। हाँ जी। नहीं नहीं, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल क्वेश्चंस, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, एक स्पेसिफिक सवाल मेरे से हमेशा पूछते हैं। नहीं नहीं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पहली मीटिंग में कोई मेरे से नहीं पूछता, वो तो मैं बताता हूँ। अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल क्वेश्चंस, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, व्हिच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन माय लाइफ? हाँ जी। हाँ, ये सही सवाल है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न मेरे जीवन में यही रहता है कि आपको साधु ही बनना था, तो आपने एनआईटी भोपाल जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज से इंजीनियरिंग क्यों की? है ना? ये है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। कई बार लोग गुस्सा हो जाते हैं तो बोलते हैं, आपकी वजह से हमारे भारत देश का एक एनआईटीएन कम हो गया, एक इंजीनियर कम हो गया। इसका जवाब भी बड़ा ही आकर्षक है, सुनना चाहेंगे? इसका जवाब भी मैं प्रश्न के फॉर्म में देता हूँ। क्या हमारे भारत देश में एक पढ़े लिखे डॉक्टर की आवश्यकता है? पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट की, पढ़े लिखे इंजीनियर की, पढ़े लिखे पॉलिटिशियन की, पढ़े लिखे फार्मर की, तो फिर एक पढ़े लिखे साधु की क्यों नहीं? मेक सेंस? बिकॉज आई कैन यूटिलाइज ऑल माई टैलेंट्स एंड एनर्जीज इन द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड। है ना? आज मैं किसी भी स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में जाता हूँ, काफी आसानी से उनसे टेक्निकली रिलेट कर लेता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं फॉर्मलेस के टर्म्स में बात करता हूँ। हैप्पीनेस इज इक्वल टू रिसोर्सेज अपॉन डिजायर्स। सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन। ये हमारे जीवन जीने के फॉर्मूले हैं। हमने कितने सारे फॉर्मूले मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते थे, कितने सारे सवाल लगाए, फॉर्मूले याद किए, लिख कर के आ गए, और उसका जीवन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था। पर ये जो फॉर्मूलेस हैं, इनका इनसे हमारा पूरा जीवन का लेना देना है ना? सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन। लोगों को लगता है परफॉर्मेंस बढ़ा लेते हैं तो हम सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। नहीं, डिनोमिनेटर में एक्सपेक्टेशन है ना? एक्सपेक्टेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन कम होगा। डेफिनेटली परफॉर्मेंस तो बढ़ाने की आवश्यकता है ही सही, है ना? So that's why unless we work on these realistic parameters of life, it's very difficult to manage one's mental health। आप किसी भी एज ग्रुप से हो, स्टूडेंट्स हो, वर्किंग हो, प्रोफेशन में हो, कहीं भी हो, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, इवेंट डू नॉट हैव मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू द इवेंट। इवेंट्स डू नॉट हैव मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू द इवेंट। अच्छी इवेंट है कि खराब इवेंट है, ये हमारे मनोविचार, हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल देखिए समझाऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी घटना हमारे जीवन में हुई, उसको हम डिकोड कैसे करते हैं, वो डिसाइड करता है कि नॉन पैलेटेबल इवेंट है कि पैलेटेबल इवेंट है। हाँ, देखिए जैसे 12th क्लास में मैंने ए आई ट्रिपल का एग्जामिनेशन दिया था, 2003 की बात कर रहा हूँ। तो उस समय ए आई ट्रिपल के माध्यम से ही, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से ही एनआईटीज में एडमिशन हुआ करते थे। तो मेरी स्टेट रैंक बहुत पीछे पीछे लगी, 10,000 स्टेट रैंक क्रॉस हो गई। तो वेरी वैसी स्थिति में सबसे पहले मुझे लगा कि ये बहुत ही अनपैलेटेबल इवेंट है, बहुत ही नेगेटिव इवेंट है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही कोई मेरे से पूछता था तुमको क्या बनना है, तो मैं बोलता था मुझे इंजीनियर बनना है। और स्टेट रैंक इतने पीछे लगने की वजह से कोई भी अच्छा कॉलेज मुझे नहीं ले रहा था। थोड़े समय में भी स्ट्रेस में आया, एंग्जाइटी में आया, थोड़ा सा डिप्रेस भी हुआ। बट इसके बाद में माई मदर वर्क एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। शी सेड, तुम्हारे अंदर क्षमताएं तो हैं, परंतु तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है। दिमाग तो ठीक है, परंतु पढ़ते नहीं हो सही से। मुझे भी अनुभव हुआ कि हाँ, डेफिनेटली 11th में मैंने एक अच्छी शुरुआत की थी, परंतु 12th क्लास में गलत संगति में फंसने की वजह से बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, घूमने फिरने में पूरा समय लगा दिया। इसकी वजह से रिजल्ट बहुत खराब हुआ। तो फिर मैंने ड्रॉप लेने का विचार किया। ड्रॉप लेने के लिए मैंने अपने पिताजी से कहा, निवेदन किया कि एक साल ड्रॉप लेना है।
तो उनका स्पष्ट आंसर था, तुम्हारी 10,000 स्टेट रैंक बाहर कर गई है, तो एक साल में क्या ही उखाड़ लोगे? 10,000 से 9,000 लग जाएगी, 8,000 लग जाएगी, 7,000 लग जाएगी, बहुत मेहनत किया 5,000 लग जाएगी। 5,000 में भी तुमको कोई अच्छा कॉलेज तो नहीं मिलने वाला, जिसमें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तो नहीं मिलने वाला। बट स्टिल आई सेड आई स्टिल वांट टू गिव myself one opportunity, one last opportunity. Finally, he also gave me an option. उन्होंने कहा कि हमारी कपड़े की दुकान है जबलपुर में, कंचन का है, अभी भी है। तो कहा था कि हम कपड़े की साड़ियों की दुकान ज्वाइन कर लो हमारे साथ में, और साथ ही में पिता पुत्र मिल करके बिजनेस संभाल लेंगे। कपड़े की दुकान का मेरा बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंस था, साड़ी की दुकान का बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंस था। क्यों? कभी भी मैं किसी भी कार्य से पिताजी की दुकान में जाता था, वहाँ पे देखता था लेडीज वगैरह आती थी, 5, 10, 15, 20, 25 साड़ी खुलवाती थी, मोल भाव के चक्कर में एक भी नहीं ले जाती थी। उसके बाद बैठ करके घड़ी करते रहो। मैंने सोचा कभी शॉप भी खोली होगी तो मेडिकल शॉप खोलूंगा। मेडिकल शॉप में कोई नहीं बोलता कि ये दवाई दिखाओ कि वो दवाई दिखाओ, कि मोल भाव नहीं करता नजर आएगा आपको, है ना, कि 1500 का बिल बनाया व्यक्ति बोले 1200 में ही सॉल्व कर दो ना। पर स्टिल आई थॉट कि द गोल ऑफ माई लाइफ वाज समथिंग एल्स, मैं इस बारे में विचार ही क्यों कर रहा हूँ। बिल्कुल एकनिष्ठ होकर के मैंने ड्रॉपर ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ाई की, और जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी वो भी मैंने त्याग दी। क्यों? क्योंकि हम एक बड़े लक्ष्य की तैयारी में हैं, है ना। कोई भी हमारे जीवन का गोल स्टेटमेंट है, उसके लिए जो भी चीज़ें फेवरेबल है उनको एक्सेप्ट करना, अनफेवरेबल चीज़ों को रिजेक्ट करना, ये बुद्धिमत्ता है। किसी की डायबिटीज बढ़ी हुई है, नो इश्यूज, डायबिटीज के लिए जो अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट कर दीजिए, जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, आपकी डायबिटीज 3 महीने में कम हो जाएगी। किसी भी डायरेक्शन में आप जाना चाहें। तो दैट वे मुझे क्रिकेट पसंद था, नहीं देखा। मूवीज पसंद थी, नहीं देखी। खाना पीने का बहुत शौक था, पार्टीज वगैरह में नहीं गया। क्यों? क्योंकि हम बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने अपने नेगेटिव इमोशन को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने दिया। स्ट्रेस को, एंजाइटी को साइड ट्रैक करते हुए गोल स्टेटमेंट की तरफ, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की तरफ आगे बढ़ा। एक साल बाद दोबारा जब AIEEE का एग्जामिनेशन दिया 2004 में, उस समय जो स्टेट रैंक आई उसको देख करके मैं भी थोड़ा सा भौचक्का हो गया। मैं लिखा था रिजल्ट में, वैभव गुप्ता स्टेट रैंक 433, 433 स्टेट रैंक लेकर के मैंने NIT भोपाल में प्रवेश किया। और 4 साल बाद इंजीनियरिंग से बाहर निकला तो ऑलरेडी वेदांता और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में मेरी जॉब सिक्योर लग चुकी थी। सो वहाँ से मुझे बहुत ही अच्छा लर्निंग लेसन मिला कि हाउ वी डील विथ सक्सेस इज लेस इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू हाउ वी डील विथ फेलियर्स इन अवर लाइफ। दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, हाउ वी डील विथ सक्सेस इज लेस इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू हाउ वी डील विथ फेलियर्स इन अवर लाइफ। क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत कुछ डिपेंड करता है, हमको कितने नीचे से कितने ऊपर तक ले जाएगा। अमिताभ बच्चन ने शुरुआत में मूवीज में एंट्री की तो लोग बोलते थे खंबे जैसा खड़ा है, इसको कौन एक्टिंग में लेगा। रजनीकांत तो बस कंडक्टर थे। हाँ, आप गूगल सर्च करेंगे हु इज द बेस्ट फील्डर ऑफ द वर्ल्ड, जॉन्टी रोड्स का नाम आएगा। उसको तो मिर्गी के दौरे पड़ते थे। मिर्गी के दौरे पड़ने वाला व्यक्ति अपने आप को रीइंस्टेट करके, अपने नेगेटिव इमोशंस को ठीक करके वर्ल्ड का बेस्ट फील्डर बन करके आज खड़ा हुआ है, रिटायर हो गया। तो पॉइंट इज दैट कि वी शुड ऑलवेज learn from the case studies of those who faced failures and difficulties in their life and then progressed in their life. That is very important. है ना? तो वही मैंने कहा कि खाने पीने की चीज़ों को लेकर तो फिर भी हम थोड़े से सजग रहते हैं। किस प्रकार से हम कोई खुली हुई बॉटल पानी की ट्रेन में जा रहे हो तो शायद नहीं पिएंगे, नहीं लेंगे, भले वो 20 रुपए की बॉटल 5 रुपए में क्यों ना दे रहा हो, क्योंकि हम फिजिकल हेल्थ को लेकर के कंसर्न है। बहुत सारे लोग बाहर का खाते भी नहीं है, बिकॉज तेल क्या यूज कर रहे हैं, क्या यूज करने का भरोसा नहीं। पर क्या हम अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर भी कंसर्न है? ये सोशल मीडिया अच्छा भी है, खराब भी है। जितना माइंड जिसका कंट्रोल है वो इसको इतने अच्छे से यूज कर सकता है, पर माइंड जिसका जितना अनकंट्रोल है वो इसी के बहाव में बह जाएगा, है ना। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, हमारे जो विचार हैं वो जरूरी नहीं कि हमारे हों,
हमारी ग्रॉस बॉडी है जो कि 5 एलिमेंट को कंसिस्ट करती है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। इसके अंदर एक सटल बॉडी है दैट इज कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। माइंड सब समझते हैं, उससे विचार आते हैं। इंटेलिजेंस उन विचारों को डिस्क्रिमिनेट करता है, जो सही है उसको एक्सेप्ट करता है, जो खराब है उसको रिजेक्ट करता है। और फॉल्स ईगो, अहंकार, ईगो काम बनाए 6 सेकंड में, ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में, है ना, दैट इज ईगो। तो दैट वे माइंड का तो फंक्शन ही है प्रपोजल्स देना, अलग अलग प्रकार के प्रपोजल्स देना। इट इज द फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस टू डिस्क्रिमिनेट विच प्रपोजल्स टू एक्सेप्ट, विच प्रपोजल्स टू रिजेक्ट। अब क्या होता है कि जो भी प्रपोजल आते हैं उसको हम अपना प्रपोजल मान लेते हैं, जबकि वो हमारा स्वयं का प्रपोजल नहीं है, वो माइंड का प्रपोजल है। देखिए जैसे किसी के अंदर सुसाइडल थॉट भी आया है, पता चला उसको ही कोई व्यक्ति थोड़ा इंस्पिरेशन दे, थोड़ा संभाले, थोड़ी उसके दुख को कम करे, तो उसके अंदर से वो सुसाइडल थॉट चला जाएगा, क्योंकि उसका विचार नहीं था, उसके मन का विचार था, है ना। तो दैट वे स्क्रिप्चर सेज, भगवद गीता चैप्टर नंबर 6, 7 श्लोक श्री कृष्ण ने चैप्टर नंबर 6 में लिए हैं अर्जुन को बताने के लिए किस प्रकार से अर्जुन, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है अगर वो अनियंत्रित है, और वही मन अगर नियंत्रण में आ जाएगा तो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। जैसे 11th और 12th में मेरा मन अनियंत्रित हो गया, जिसकी वजह से रिजल्ट खराब हो गया, फिर ड्रॉपर ईयर में 1 साल नियंत्रण में चला तो रिजल्ट अच्छा हो गया, है ना। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जितना ज्यादा हम नियंत्रित रहेंगे, जितनी ज्यादा डिसिप्लिन रहेंगे, है ना, उतना ज्यादा हमारे जीवन में हमारी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी रहेगी और फाइनल आउटकम भी हमारे अच्छे रहेंगे। और बात यहाँ आती है कि बहुत सारी हमारी कंडीशनिंग्स रहती हैं, हर एक व्यक्ति की कंडीशनिंग्स हैं, है ना, जिसकी वजह से वो कंडीशनिंग्स हमको पीछे की तरफ खींच लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आदत है, अब उसको डायबिटीज हो गई, अब डॉक्टर ने तो मना किया कि मीठा नहीं खाना, पर उसकी कंडीशनिंग की वजह से वो रोक भी नहीं पाता, उसके बदले में उसको प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों की आदत रहती है हमेशा ही लेट आते हैं, कोई भी मीटिंग हो कुछ भी हो हमेशा लेट चलेगी गाड़ी, क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग है, आदत ही खराब हो चुकी है। हमारे साथी हैं 3 से 4 बार उन्होंने फ्लाइट छोड़ दी, ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लाइट तक छोड़ दी, क्यों? क्योंकि आदत ही थी हमेशा लेट लतीफ चलने की। ये कंडीशनिंग की बात है। एक बहुत अच्छी स्टोरी कंडीशनिंग को लेकर के बताता हूँ, आपको पसंद आएगी। एक बार एक पंडित जी रहते हैं, वो अपने घर से उनको अपने मंदिर तक सुबह जाना रहता है। सुबह 5:30 बजे जल्दी निकलते हैं, नॉर्मली तो लेट जाते हैं, एक दिन जल्दी निकलते हैं। उनको सुबह के टाइम पे कोई गाड़ी नहीं मिल रही रहती है, कोई ऑटो नहीं मिल रहा रहता है। 15-20 मिनट रुकने के बाद में एकदम एक नई गाड़ी उनके सामने रुकती है, और उसमें से ड्राइवर बोलता है कि पंडित जी आपको कहाँ छोड़ दूँ? तो बताते हैं हमको फलाने फलाने एड्रेस में जाना है, अपोलो हॉस्पिटल के पास में है, आप वहाँ पे हमें मंदिर छोड़ दीजिए, कितना पैसा लेंगे? तो कह रहे आपसे हम क्या पैसा लेंगे, गाड़ी हमने नई खरीदी है, पहली सवारी आप हैं, बहनी है, आपसे हम क्या, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप दे दीजिएगा। तो ये थोड़ा सा प्रसन्न होते हैं, अच्छी बात है, मोल भाव की बात ही नहीं है, जो पैसा हम देंगे स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो फिर गाड़ी आगे चलती है, ये अभी इनको नए नए रास्ते से ले जाना शुरू कर देता है। तो अभी पंडित जी को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि पहले तो पैसे की कोई बातचीत नहीं किया, सुबह सुबह टैक्सी ड्राइवर मिला है और एकदम नए रास्तों से ले जा रहा है, मालूम नहीं इसके मन में क्या है। तो जस्ट उनको चूंकि कंफ्यूजन है तो उन्होंने उसको पीछे से उसको टैप किया इस प्रकार से। तो जैसे ही उसको पीछे से टैप किया, पहले तो गाड़ी 40-50 की स्पीड में चल रही थी, अभी गाड़ी जो है एकदम बढ़ा करके 70-80-90-100-120 की स्पीड में पहुंच जाती है। और ये पंडित जी को लगता है अभी हमारा अंत समय आ गया। शास्त्रों में लिखा अंत्य नारायण स्मृति, अंत काल में हमको नारायण का स्मरण करना चाहिए। बोलते अंत समय आ गया क्योंकि ये तो पागल हो गया है, अब 120 की स्पीड में चलती हुई गाड़ी में मैं खोल करके बाहर भी नहीं जा सकता। तो बड़ी मुश्किल से कहीं ये डिवाइडर पे चढ़ा दे, कहीं कुछ करे, बहुत मुश्किल से एक बहुत बड़ा पेड़ आता है, और पेड़ से इसकी गाड़ी जो है वो ब्रेक मारते मारते भी टकरा करके रुक जाती है। तो पंडित जी की जान में जान आती है। ड्राइवर जो है पीछे मुड़ करके बोलता है दोबारा ऐसा मत करना। पंडित जी बोलते मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे दोबारा नहीं करना?
बोलता है मैं पिछले 30 साल से, फ्रॉम द लास्ट 30 ईयर्स, मैं पिछले 30 साल से शव वाहन ड्राइव कर रहा हूँ। मेरी आदत नहीं है कोई पीछे से मुझे टैप करे। गेटिंग द पॉइंट? हम भी कभी ऑटो में टैक्सी में जाते हैं तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, कुछ बात करनी है तो टैक्सी ड्राइवर को ट्रैप करते ही हैं। तो टैपिंग इज नॉर्मल इवन, बट बिकॉज ही इज कंडीशन, क्योंकि वो पिछले 30 साल से शव वाहन ही ड्राइव कर रहा है, उसकी आदत नहीं कोई मुर्दा उठ करके पीछे से टैप करे, तो दैट्स व्हाई ही लॉस्ट हिज कंट्रोल। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो कंडीशनिंग्स हैं उनको हमको वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? देखिए जैसे हम लोग जब हॉस्टल में थे तो हम लोग तो रात में सोते ही 3 सवा 3 बजे थे, है ना? अब इस्कॉन के संपर्क में आए तो वहां पे बोला कि हमको सुबह 4 बजे उठना चाहिए, हाँ ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो हमको बड़ा अजीब सा लगे कि क्या बात कर रहे हैं मतलब ये लोग, है ना? हम तो सोते ही 3 सवा 3 बजे, हमारे साथ वाले तो 5 बजे तक भी सोते थे। तो बिकॉज वी वर कंडीशन, तो हमको लगा कि हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई व्यक्ति 4 बजे उठ ही कैसे सकता है। इट इज इम्पॉसिबल, राइट? बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग, क्योंकि हॉस्टल लाइफ में 3 साल रहते रहते हमारी रोज रात में 3 सवा 3 बजे सोने की आदत पड़ चुकी थी। तो सुनना कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त को उठना चाहिए, इट वॉज कम्प्लीटली अ बाउंसर फॉर मी। बट धीरे धीरे समझ करके जब हमने अपनी कंडीशनिंग से वर्कआउट किया, तो पिछले 15 साल से मैं इस्कॉन मंदिर में हूँ, ब्रह्मचारी आश्रम में हूँ, इस्कॉन मंदिर उज्जैन में। पिछले 15 साल में हमेशा ही मैं 3:15 बजे, 3:15 के पहले में उठ जाता हूँ। 3:45 बजे तो मेरा रिपोर्टिंग टाइम रहता है ऑल्टर में। वहाँ पे मैं सुबह की सबसे पहली आरती जो रहती है, उसको हम लोग कहते हैं मंगल आरती, वो मैं खुद वर्शिप करता हूँ। तो कैसे एक व्यक्ति जो कि 3:15 बजे सोता था, अभी 3:15 बजे उठ रहा है, बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग अवर कंडीशनिंग। साइंस भी बताती है ऑक्सीजन कंटेंट सुबह टाइम पे अच्छा रहता है। इफ वी आर वेकिंग अप, कुछ हम योगा प्राणायाम कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा लाभ मिलता है हमको। सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। तो पॉइंट इज दैट कि श्रीमद् भगवद गीता में 3 मोड्स बताए गए हैं, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये 3 मोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि हम सभी जो हैं इन्हीं 3 मोड्स के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हैं। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18, इन 3 अध्यायों में करीब 25 एस्पेक्ट्स लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने इन 3 मोड्स को एक्सप्लेन किया है। कोई भी एक्टिविटी इन 3 गुणों से प्रभावित होकर के हो सकती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिस प्रकार से 3 आपके प्राइम कलर्स होते हैं, है ना, उनसे मिक्स करके बहुत सारे कलर्स जो है वो निकल जाते हैं, है ना। 3 प्राइम कलर शायद आपके रेड, येलो और ग्रीन होते हैं, जिनको मिक्स करके बहुत बाकी सारे कलर्स आपके निकल करके आते हैं। तो ये 3 मोड्स, ये प्रकृति के जो 3 गुण रहते हैं, इन्हीं से जुड़ करके चीजें जो है, इन्हीं से जुड़ करके हमारी विचारधाराएं जो है वो बनती हैं। देखिए चेतना के जिस स्तर पे समस्या का उद्गमन होता है, चेतना के उसी स्तर पे उसका समाधान नहीं हो सकता। द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच द प्रॉब्लम इज जनरेटेड cannot be resolved at the same level of consciousness, but at the higher level of consciousness. जैसे 2 बच्चे लड़ते हैं, उनको बड़े आकर के सुलझा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की चेतना निचले स्तर पे है, बड़े की चेतना ऊपर स्तर पे है ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। इसी प्रकार से मोड ऑफ इग्नोरेंस चेतना के सबसे लोअर फेज को इंडिकेट करता है, मोड ऑफ पैशन जो है वो मिडिल फेज को, मोड ऑफ गुडनेस जो है वो हाईएस्ट फेज को इंडिकेट करता है। So, in one sense, what are the teachings of Bhagavad Gita? To increase the consciousness bar, हम चेतना के जिस भी स्तर पे हैं कैसे हम उससे ऊपर जा सकें, क्योंकि ऊंचले स्तर पे जब हमारी चेतना रहती है तो हैप्पीनेस बिकम्स अवर परमानेंट असेट, है ना। अदरवाइज निचले स्तर पे अनहेल्दी कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है ना, अनहेल्दी कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। मैं जब मेरी जब सबसे पहले नौकरी लगी थी रिलायंस में, शासन थर्मल पावर प्लांट में हमारी पोस्टिंग हुई थी, 2008 की बात कर रहा हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है। 12 अगस्त 2008 में हमारी नौकरी लगी थी और 31 अगस्त को हम सभी लोग सैलरी की प्रतीक्षा में थे, है ना। नौकरी इसलिए ज्वाइन किया था ना क्योंकि पैसा मिलेगा। अब 31 तारीख को एचआर डिपार्टमेंट से मैसेज आता है कि आपकी इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी, अगले महीने ऐड होकर के मिलेगी। सभी एम्प्लॉय सब निराश, पर ठीक है अगले महीने तो एडअप होकर के मिलेगी। तो फिर काउंटडाउन शुरू हो गया, 5 सितंबर, 10 सितंबर, 15, 20, 25 सितंबर, 26, 27, 28, 29 सितंबर, 30 सितंबर, क्योंकि अभी 1 अक्टूबर को सैलरी मिलने वाली है। उस समय मैं थोड़ा नटखटी स्वभाव का था,
तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि थोड़ा कुछ एंटरटेन किया जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने 3 मित्रों से एक-एक करके मोबाइल लिया और कहा कि मुझे घर में बात करनी है। कंपनी ने तो सैलरी दी नहीं है, मोबाइल में बैलेंस है नहीं, घर में बात करनी है, बात करने दीजिए। तो ठीक है, उन्होंने कहा घर में बात करनी है, मेरे मोबाइल से कर लो। मुझे घर में बात नहीं करनी थी, मुझे तो उनका मोबाइल चाहिए था 5 मिनट के लिए। मैंने क्या किया, मैंने मेरे ही मोबाइल में, मतलब उनके मोबाइल में मेरा नंबर जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के नाम से फीड कर दिया। क्यों? हमारा सैलरी अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में था इसीलिए, है ना। दूसरे मित्र का मोबाइल लिया, उसके उसके मोबाइल पे मेरा नंबर आईसीआईसीआई बैंक के नाम से फीड कर दिया। ऐसे ही तीसरे के साथ किया, है ना। अभी उनके मोबाइल में मेरा नंबर कौन से नाम से फीड है? आईसीआईसीआई बैंक के नाम से। अब कहानी हो जाएगी सुपर इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब 1 तारीख लग चुकी है। सुबह हम लोग ने रात में बैठ करके कैलकुलेट कर लिया था कि अगर हमने फुल अटेंडेंस अगर हमारी है, सारी पूरी पंचिंग हमारी प्रॉपर हुई है, 9:45 का पंच टाइम रहता था हमारे साइट का, तो हमारी सैलरी जो है वो 60,000 रुपीज बनेगी। 60,000 उसमें काफी रहते थे। 12,000 रुपये तोला तो सोना मिलता था ना, 60,000 में तो 5 तोला सोना आ जाएगा आपका। 60,000 वॉज इनफ एट दैट टाइम। तो 60,000 रुपये हमारे बने थे, सबने बैठ करके गुणा भाग लगा करके निकाल लिया था। तो मैंने अपने पहले मित्र को मेरे ही मोबाइल से जैसे आईसीआईसीआई का कस्टमाइज मैसेज आता है ना, वो भेजा, डियर सर योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 60,000 रुपीज। और वो तो एकदम ही प्रसन्न हो गया, मेरी सैलरी आ गई, मेरी सैलरी की। सोकर उठा था, मंजन नहीं किया था, और सबको दिखा रहा था मेरी सैलरी आ गई, देखो 60,000 की सैलरी आ गई, बहुत प्रसन्न। 7वें आसमान में चल रहा था वो। हाँ, आप समझ सकते, पहली सैलरी। बाकी लोग देख रहे हैं हमारी सैलरी नहीं है, क्या होगा, रिफ्रेश कर रहे हैं, कहीं रीस्टार्ट कर रहे हैं मोबाइल को, बोले हमारी सैलरी नहीं है। फिर मैंने दूसरे मित्र को अपने ही मोबाइल से आईसीआईसीआई का वो कस्टमाइज मैसेज भेजा, डियर सर योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 65,000 रुपीज। 60 वाला निराश हो गया, जैसे 5,000 रुपये किसी ने निकाल लिए हों उसकी। और 65 वाला दिखा रहा है, देखो 65, 65,000 रुपये, 65। इसके बाद मैंने ही तीसरा मैसेज तीसरे मित्र के मोबाइल में भेजा, डियर सर योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 70,000 रुपीज। 65 वाला भी निराश हो गया, जैसे 5,000 रुपये इसके और 10,000 रुपये 60 वाले के निकाल लिए, है ना। और वो दिखाता फिर, देखो देखो 70,000, 70,000। उसके बाद तो मैंने कहा कि जरा नंबर चेक करो, कौन से नंबर से आ रहे हैं तुम लोग के पास मैसेजेस, जरा कॉल करो। जैसे कॉल किया मेरा नंबर बजा, समझ गया उन लोग, उनके साथ मैंने फ्रॉड किया है। तुरंत वो मुझे पीटने के लिए दौड़े। मैंने कहा पीटना हो पीट लेना, परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दे रहा हूँ, बैठ करके सुन लो। तो क्या लेसन दे रहे हो? हमने 60 वाले से कहा कि कल हम लोग ने बैठ करके चर्चा किया था ना कि अगर हमने फुल डेज वर्क किया है तो हमारी 60,000 बनेगी। तुमको दुख क्यों हुआ जब तुमको पता चला कि सामने वाले का 65 आया है? और 65 वाले से का तुमको तो दुख होने की कोई बात ही नहीं थी, तुम्हारे तो 5,000 वैसे ही ज्यादा आए थे। तुमको दुख किस बात का हुआ जब थर्ड फ्रेंड के 70 आ गए? तो इट मैटर्स लेस फॉर अस हाउ मच डू वी हैव, इट मैटर्स मोर हाउ मच अदर्स हैव। इस जीवन में, इस दुनिया में लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए समस्या नहीं है, बात ग्रीड सेटिस्फैक्शन पे आती है ना। बट स्क्रिप्चर सेज कि इस दुनिया में हम कभी भी लस्ट और ग्रीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। रावण के किंगडम में क्या कोई भी रानी नहीं थी? बहुत सारी रानियां थी, बहुत सुंदर सुंदर थी। उसके बाद भी सीता को प्राप्त करने की जो इच्छा थी, उसने रावण नहीं, पूरे रावण के कुटुंब का ही नाश करा दिया। इसलिए एक कोट याद रखिएगा, देयर इज इनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर अ सिंगल पर्सन्स ग्रीड। ये हमारे लाइफ लर्निंग लेसन है एक्चुअली, है ना। अच्छा सपोज कीजिए ये खाली थ्योरी होती तो मुझे बहुत दुखी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो लगे लगे नौकरी छोड़ करके इस फील्ड में आया था ना। पीपल थिंक दैट मनी इज इक्वल टू हैप्पीनेस, फेम इज इक्वल टू हैप्पीनेस, फॉलोअर्स इज इक्वल टू हैप्पीनेस, है ना। पीपल थिंक दैट द ब्यूटीफुल वी आर, द हैप्पियर वी आर, द knowledgeable we are, the happier we are, the powerful we are, the happier we are, the famous we are, the happier we are। ना ना ना, scripture says that the purer you are, the happier you are, the purer you are, the happier you are। आप जितना शुद्ध हैं आप उतने ज्यादा प्रसन्न हैं, है ना। तो देखना पड़ेगा कि हमारे द्वारा बनाए गए फॉर्मुलेस में ज्यादा दम है या स्क्रिप्चर्स में, शास्त्र में जो फॉर्मुलेस दिए गए हैं वो ज्यादा सही है
अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, हैप्पीनेस इज इक्वल टू रिसोर्सेज अपॉन डिजायर्स। जैसे हम लोग जब कॉलेज में थे तो हम लोग को 150 रुपए का जूता भी चल जाता था, क्योंकि डिजायर्स भी उतनी थी। जब सबकी कंपनी में पैकेजेस लगे तो फिर जूता भी 4,000 का चाहिए पड़ता है ना। तो रिसोर्सेज बढ़ी तो डिजायर भी बढ़ गई, हैप्पीनेस इंडेक्स थोड़ा वहीं का वहीं रह गया, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हैं, याद रखना जरूरी है। देखिए मैंने 10 से ज़्यादा पुलिस प्रोग्राम्स किए हैं, और पुलिस वालों से ही मेरा एक जनरली एक प्रश्न रहता है कि क्या जितने भी प्रकार के क्राइम्स हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, क्या हम 99% क्राइम्स हैपनिंग इन द सोसाइटी को 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं? करप्शन रिलेटेड क्राइम, सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम और वायलेंस रिलेटेड क्राइम। आप भी थोड़ा सोच करके देख सकते हैं। करप्शन रिलेटेड क्राइम, भ्रष्टाचार, है ना। वायलेंस रिलेटेड क्राइम, हिंसात्मक अपराध, और सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम। ज्यादातर क्राइम जो हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं इनको हम इन 3 कैटेगरीज में फिट कर सकते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम? अनकंट्रोल्ड लस्ट, है ना, अनकंट्रोल्ड लस्ट। व्हाट इज द रीजन फॉर करप्शन रिलेटेड क्राइम? अनकंट्रोल्ड ग्रीड। व्हाट इज द रीजन फॉर वायलेंस रिलेटेड क्राइम? अनकंट्रोल्ड एंगर। भगवद गीता सेज काम एषा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापा विद्य इह वेरिना। हे अर्जुन, तुम्हारे सबसे बड़े जो शत्रु हैं वो काम और क्रोध हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। दुर्योधन दुशासन का नाम नहीं लिया यहाँ पे, काम और क्रोध का नाम लिया। देखिए अभी टाइम्स ऑफ इंडिया 24 जून 2024 का न्यूज में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि न्यूज में पब्लिश हो गया था इसलिए बात कर रहा हूँ। कृपा शंकर कनौजिया डीएसपी थे लखनऊ के, उसने नाम भी सुना होगा। तो न्यूज में लिखा था किस प्रकार से उनको होटल में किसी महिला कांस्टेबल की वजह के साथ में अच्छी परिस्थितियों में नहीं पाया गया, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी असंतोष व्यक्त करते हुए उनको डीएसपी लेवल से डिमोट करके कांस्टेबल लेवल पे ले आए। सांप सीढ़ी खेली है, सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी में कई बार 99 पे सांप रहता, तो उसमें अगर आपका पासा गया वो पूरा ऊपर से नीचे लाता तो पूरा 3 नंबर पे ला करके उतारता था। सांप सीढ़ी में ऐसा होता था। तो इसी प्रकार से देखिए अनकंट्रोल्ड लस्ट लीड टू सच अ हॉरिबल सिचुएशन। उम्र क्या थी कृपाशंकर कनौजिया जी की? 59 ईयर्स। देखिए व्यक्ति में दोष नहीं है, इन अनर्थों में दोष है। वही व्यक्ति अगर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, भाई रामायण किसने लिखी? डाकू रत्नाकर नहीं तो लिखी ना, पर बाद में वाल्मीकि हो गए तो लिखी। तो सेम पर्सन व्हेन ही गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड ही बिकम द कंट्रीब्यूटर टू द सोसाइटी, अदरवाइज ही मे एक्ट एज अ एक्सप्लॉइटेटर टू द सोसाइटी। हमारे ही अंदर एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसीज हैं, हमारे ही अंदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टेंडेंसीज हैं। पॉइंट इज दैट कि हमारा संग क्या है, whom do we associate? पानी की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पानी को आप फ्रीजर के अंदर रखिए सॉलिड हो जाएगा, एक गर्म तवे पे डालिए एवापोरेट हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर उसका, नॉर्मल टेम्परेचर वो लिक्विड स्टेट में रहता है। धूल जो है पानी का संग करेगी कीचड़ बन जाएगी, धूल जो है हवा का संग करेगी राजा के सिर के ऊपर जाकर के बैठ सकती है ना। तो whom are we associating matters a lot। एक नेगेटिव थिंकर भी अगर 4 पॉजिटिव थिंकर के बीच में बैठा है तो उसकी नेगेटिव थिंकिंग धीरे धीरे जो है वो इवेपोरेट हो जाएगी। करेक्ट। इसी प्रकार से देखिए एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल अपने जीवन से लेना चाहूंगा। बचपन से लेकर के 19 साल तक मैंने गालियां नहीं दी थी। आई नेवर अब्यूज्ड इन माय लाइफ। एनआईटी भोपाल में जब मैं गया वहाँ सीनियर के साथ में था तो वो लोग हमेशा ही इतना अब्यूज करते थे, प्रीफिक्स और सफिक्स में अब्यूज ही अब्यूज। तो मैं भी गाली देखना सीख गया था। आई ऑल्सो स्टार्टेड अब्यूजिंग। और फिर वापस से फिर मैं इस्कॉन के संपर्क में आया जब मैं 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में था। तो उसके बाद में मुझे पता चला है ना किस प्रकार से वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम ध्रुव वेगम। तो इस प्रकार से वी नीड टू हैव अ कंट्रोल ओवर अवर स्पीच। तो 19 साल की आदत जो है खराब हो गई। 2.5 साल तक आई अब्यूज अलॉट। उसके बाद फिर से इस्कॉन के संपर्क में आने के बाद में फिर से मैंने अब्यूसिव वर्ड्स छोड़ दिए। पिछले 15 साल से मेरे मुख से एक भी अब्यूसिव वर्ड नहीं निकला। करेक्ट। तो ग्राफ ऊपर था, नेगेटिव एसोसिएशन है, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया। आपको मालूम है हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में 5% से भी कम लोग किसी भी प्रकार का नशा करते थे, सिगरेट या शराब। एनआईटी भोपाल की बात कर रहा हूँ। परंतु फाइनल ईयर के आते आते तक 5% लोग ही बचे थे जो कि सिगरेट शराब नहीं पीते थे।
तो 95% लोग तो कन्वर्ट ही हो गए जी। दैट इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। So it's very important. If garbage goes in, garbage will come out. Knowledge will go in, knowledge will come out. Whatever goes in, that will come out. तो हमारे इनपुट्स में हमको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे जाकर के कार्य करती है। आप अगर किसी डॉक्टर से पूछेंगे स्ट्रेस, इस प्रकार के पैरामीटर्स को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, वो बोलेगा ब्रिस्क वॉक कीजिए, थोड़ा जॉगिंग कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, इससे भी आपके स्ट्रेस लेवल कम होंगे। परंतु हम यहाँ पे सबकॉन्शियस लेवल पे जाकर के बात करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी थिंकिंग, फीलिंग और मेमोरीज जो है वो हमारे एक्शन पैटर्न्स को डिटरमाइन करती है ना। तो जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी हमेशा चोरी करने की आदत है, वो अभी चोरी करना छोड़ भी दे, कहीं उसको फिर से कोई आकर्षक चीज लगेगी तो एक थॉट तो आएगा उसका कि इसको हम अपने जेब में रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके थॉट पैटर्न जो है ना, थिंकिंग पैटर्न बहुत डीपली इंक्लाइंड है इसकी वजह से। सो इन दैट वे जितना ज़्यादा हम मोड ऑफ गुडनेस में अपने आप को सिचुएट रख सकते हैं, उतना ज़्यादा हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर रहेगी और हम नेचुरली जो है अपने जीवन में हैप्पी रहेंगे। साथ ही साथ में जितना ज़्यादा मन से नहीं, बुद्धि से जितना ज़्यादा हम कार्य करेंगे, मन तो उल्टे पुल्टे विचार देते ही रहेगा, जितना ज़्यादा हम बुद्धि से मन को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा हम जीवन में जो भी मेंटली डाउनवर्ड पैरामीटर्स है उनको हम ओवरकम कर पाएंगे। छोटी छोटे गाड़ी का छोटा चक्का छोटे गड्ढे में फंस जाता है, और वहीं पे बड़ी गाड़ी का बड़ा चक्का उसी छोटे गड्ढे से निकल जाता है ना। तो अगर हमारा चेतना का स्तर ऊपर रहेगा तो छोटी मोटी समस्या हमारे जीवन में फर्क ही पैदा नहीं करेंगी। परंतु अगर चेतना का स्तर हमारा कम है, निचला है, तो बहुत छोटी छोटी चीजें भी हमको परेशान करती रहेंगी। कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि कोई किसी को परेशान नहीं भी कर रहा है, फिर भी व्यक्ति वैसे ही परेशान है ना। बोलते हैं he is a person who creates problem in himself. तो दैट्स व्हाई दीज आर द लाइफ गवर्निंग थिंग्स, लाइफ गवर्निंग पैरामीटर्स। हम बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करते हैं, एसिमुलेट करते हैं, यूज करते हैं, पर जीवन में लगने वाला जो नॉलेज है उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। वेरी क्विक, मैं जस्ट ये 3 जो मोड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे किस मोड में किस प्रकार की क्वालिटीज हमारे अंदर जनरेट होती हैं, उसको पढ़ने के बाद में और एक स्टोरी बताने के बाद में इस सेशन को मैं विराम दूंगा। अगर हमारी कॉन्शियसनेस ज्यादातर मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी तमोगुण के द्वारा संचालित है, तो ये 22 पैरामीटर श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से हमारे जीवन में प्रोमिनेंट रहेंगे। कौन कौन से हैं? हमको अतीत और भविष्य में की बहुत ज्यादा चिंता होगी, भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता होगी, अतीत के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, हमारे अंदर असफलता का डर रहेगा, हमारे अंदर निराशा या असंतोष काफी मात्रा में पाया जाएगा, हम विलाप करेंगे बिना कोई रचनात्मक कार्य किए, भ्रम, उलझन काफी प्रोमिनेंट रहेगी हमारे जीवन में, आत्मविश्वास की कमी रहेगी, सुस्ती सुस्ती रहेगी, आलोचना करने की प्रकृति रहेगी, दोषा दोष दोषारोपण करने की प्रकृति रहेगी, हमारे जीवन में योजना का अभाव होगा, समय हमारा कैसे निकल जाएगा हमको पता नहीं लगेगा, है ना। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा को निभाने में असमर्थता रहेगी, नकारात्मक सोच रहेगी, समस्या केंद्रित चेतना, और महत्वपूर्ण कार्य गतिविधियों का हम टालेंगे, सक्रिय रूप से कार्य करने में असमर्थ रहेंगे, पंक्चुअलिटी हमारे जीवन में नहीं रहेगी, सहयोग का भाव, लैक ऑफ कोऑपरेशन, लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ रहेंगे, और गैर जिम्मेदार हमारा बिहेवियर रहेगा, अस्वच्छता हमको खराब नहीं लगेगी, है ना। ये मोड ऑफ इग्नोरेंस के पैरामीटर्स हैं। जस्ट हम एक 30 सेकेंड की एक्सरसाइज करेंगे, जो वॉलंटरली करना चाहें दे आर मोस्ट वेलकम, नहीं आप नहीं भी करें तो आपके ऊपर है। 30 सेकेंड्स की एक एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज है। आप जो करना चाहें वो अपना दाहिना हाथ लीजिए और दाहिने हाथ को इस प्रकार से रखिए कि मैं आपको ना दिखूं। दाहिना हाथ लीजिए, दाहिने हाथ को इस प्रकार से रखिए कि मैं आपको ना दिखूं। अभी आपको क्या दिख रहा है? डेफिनेटली आपका हाथ दिख रहा है, हाथ में आपको लकीरें दिख रही होंगी। आप थोड़ा सा नीचे करके मुझे देखने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, पूरा मत नीचे कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे करके मुझे देखने का प्रयास करें। आप मुझे देख पा रहे हैं? ओके, छोड़ दीजिए, हो गया एक्सरसाइज। अभी बोले ये क्या किया? सपोज कीजिए ये हमारी समस्या है और मैं आपके सामने जीता जागता समाधान हूँ,
तो जिस समय आप समस्या को देख रहे थे तो आपको समाधान जो है कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, करेक्ट। पर जैसे ही आपने समस्या से समाधान की ओर देखा तो समस्या छोटी हो गई, समाधान ही समाधान दिखाई दे रहा था। तो वेयर अवर कॉन्शियसनेस इज दैट मैटर्स अ लॉट, है ना। बिकॉज अगेन आई सेड इवेंट्स डू नॉट हैव मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू द इवेंट्स, है ना। एम एस धोनी की बहुत ही अच्छी केस स्टडी है, जिसमें बहुत ही गरीब परिवार से आए थे, रांची के रहने वाले थे। उनके पिताजी तो खेतों में पानी देने का कार्य करते थे, कोई जैक नहीं था, कोई सिफारिश नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। उसके बाद भी अपनी काबिलियत के बेसिस पे एम एस धोनी जो है वो बढ़ कर के आए। एक बार उनको एक बड़ी ट्रॉफी खेलने की उनका सिलेक्शन हो गया था उसमें, और लेटर आया था, पर लेटर उनको पोस्ट नहीं हुआ था। एक हफ्ते तक वो वहीं पे ही ऑफिसर के पास में ही था। जब उनको पता चला तो उस समय मात्र 12 घंटे बचे थे। उसके लिए उनको रांची से लेकर के कोलकाता जाना था, क्योंकि अगरतला की फ्लाइट कोलकाता से पकड़नी थी, और रांची से कोलकाता जाने के लिए 12 घंटे का ही समय था, जबकि 408 किलोमीटर का डिस्टेंस है रांची से कोलकाता। इसके बाद भी 4 प्रकार के कष्ट झेलते हुए, प्राइवेट गाड़ी हायर करते हुए, उधारी के पैसे से, उन्होंने फिर भी रांची से कोलकाता की अपनी बाय कार जर्नी स्टार्ट की, पर बीच में कार खराब हो गई, जिसकी वजह से उनकी कोलकाता की फ्लाइट चली गई, अगरतला नहीं पहुंच पाए। इसकी वजह से बड़ा झटका लगा, वो ट्रॉफी में नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, जबकि इट वॉज अ वेरी गुड चांस। तो थोड़े समय के लिए स्ट्रेस में आए, एंग्जाइटी में आए, थोड़े समय के लिए एक नेगेटिव इमोशन ने उनके माइंड को भी हाईजैक किया, बट एक दिन के बाद दूसरे दिन फिर से दोबारा से पिच में उतर करके दोबारा दूसरी सीरीज की तैयारी शुरू कर दी। दैट इज द एटीट्यूड वी ऑल वांट इन अवर लाइफ एंड इन द लाइफ ऑफ अवर चिल्ड्रन, because again how we handle success is less important as compared to how we handle failures in our life, correct। तो दिस इज द थिंग। अभी मार्वन अट्टापट्टू की केस स्टडी बहुत ही यूनिक है, क्रिकेट में शायद ही किसी की ऐसी केस स्टडी रही हो। इस कार्ड से मैं बताना चाहूंगा कि पहली तो बात तो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं मार्वन अट्टापट्टू, जो 1990 से क्रिकेट देखते थे, उनको नाम अच्छे से मालूम होगा। प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीए थे, बहुत बढ़िया डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, परंतु इंटरनेशनल कॉल नहीं आने की वजह से हमेशा परेशान रहते थे। एक बार जब उनका इंटरनेशनल कॉल आया, उनको टेस्ट मैच में टॉप 11 इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में जब रखा गया, बहुत प्रसन्न हुए, परंतु पहली इनिंग जीरो, दूसरी इनिंग जीरो, बाहर हो गए। बड़ा झटका लगा, थोड़े समय के लिए स्ट्रेस में आए, एंग्जाइटी में आए, थोड़े समय के लिए नेगेटिव इमोशन ने उनके माइंड को हाईजैक किया। इसके बाद फिर से उठ करके फिर से अच्छे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए। खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे, 21 महीने बाद दोबारा से इंटरनेशनल कॉल आया। पहली इनिंग जीरो, पहली दूसरी इनिंग्स वन, फिर से झटका लगा, फिर से नेगेटिव इमोशन ने उनके माइंड को हाईजैक किया, फिर से थोड़ा डिप्रेस हुए होंगे, पर फिर से उठे, फिर से डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया। खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे, फिर से 19 महीने बाद इंटरनेशनल कॉल आया, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। फिर से जब इंटरनेशनल कॉल आया तो पहली इनिंग जीरो और दूसरी इनिंग जीरो। अब इसके बाद तो श्रीलंका मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया, मार्विन अट्टापट्टू इज नॉट अ इंटरनेशनल क्लास प्लेयर, ही डजंट नो हाउ टू फेस द इंटरनेशनल पेस, करेक्ट। घर वालों ने कहा खेलो, क्रिकेट खेलो, पर इंटरटेनमेंट के लिए, नॉट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन में तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप प्रैक्टिस कीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, क्योंकि 3 बार आपको मौका मिला है, 0-0, 0-1, 0-0, इतने में तो किसी का भी हौसला टूट जाए। और वो मार्विन अट्टापट्टू मालूम नहीं किस मिट्टी के बने थे कि फिर से उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना परफॉर्मेंस एक नंबर का रखा। 36 महीने बाद, यानी 3 साल बाद फिर से इंटरनेशनल कॉल आई, और इस बार उन्होंने अपनी दोनों इनिंग्स मिला करके करीब 50 रन बना करके अपनी उपस्थिति जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में दर्ज की। पूरे अपने इंटरनेशनल कैरियर में 14,000 से ज्यादा रन बनाए, 22 शतक लगाए, जिसमें से 6 दोहरे शतक थे, है ना। तो इस प्रकार से देश का भी नाम रोशन किया, अपना भी किया। तो पॉइंट है दैट कि ये एक यूनिक केस स्टडी, जहाँ पे 3 मेजर फेलियर्स मिलने के बाद भी व्यक्ति ने अपना हौसला नहीं छोड़ा, और वो कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस बनी रही, करेक्ट। तो मुझे किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो बहुत लोअर कर्व से बहुत हायर कर्व में गया होना, तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। चाहे वो आदरणीय नरेंद्र मोदी हो, जो कि चाय बेचने वाले से लेकर के प्रधानमंत्री बने, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे एम एस धोनी हो, चाहे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद हो, जो कि मात्र 40 रुपए लेकर के
मात्र 40 रुपए लेकर के गुरु के आदेश पे भारत से जो अध्यात्म का ज्ञान है, हमारे सनातन धर्म की टीचिंग से उनको अमेरिका ले गए थे। रास्ते में 2 बार उनको हार्ट अटैक आए, और उससे घबराए नहीं, जलदूत से गए थे, फ्लाइट से नहीं गए थे। 35-37 दिनों का सफर तय करने के बाद में, वहां पे उतरने के बाद में कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं गए, बल्कि अपने प्रचार कार्य को कंटिन्यू किया। 10 साल के अंदर उन्होंने 108 इस्कॉन मंदिरों की स्थापना की। 1977 में उनका वैकुंठ वास हो गया। उनके जाने के बाद भी इस्कॉन के अनुयायी जो हैं देश विदेश में सनातन धर्म के प्रचार बड़े उत्साह से कर रहे हैं। आज इस्कॉन के 140 से ज्यादा देशों में सेंटर्स हैं। जितने देशों के नाम ही हमको नहीं मालूम, उससे ज्यादा देशों में इस्कॉन के सेंटर्स हैं। आज भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी रशिया में जाते तो उनका वेलकम वहां पे लोग जब मृदंग और करताल और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से करते हैं, तो वो क्लिप्स वायरल होती हैं, और उनको भी लगता है कि यहाँ ऐसे ऐसे देशों में भी इस प्रकार से सनातन धर्म का प्रचार है। तो कोई भी व्यक्ति जिसने एक लोअर कर्व से हायर कर्व तक का सफर तय किया है, उसकी केस स्टडी आप कभी भी देखेंगे, पढ़ेंगे, आपके जीवन में इंस्पिरेशन मिलेगा। ये केस स्टडीज हमारे जीवन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कोई भी मूवी अगर हम देखते हैं जो कि काफी फिक्शन पे आधारित है ना, क्योंकि जीवन तो हमारा फिक्शन पे नहीं चलता, जीवन तो हमारा रियलिस्टिक पैरामीटर्स पे ही चलता है। सो इन दैट वे मेरा यही मोटिव है कि इस प्रकार से मैं भी अपने बचे हुए जीवन में, खासकर युवा वर्ग को इस प्रकार से इंस्पिरेशन दे सकूं, क्योंकि होप एंड इंस्पिरेशन देना एक बहुत बड़ी सेवा है समाज में। आज लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, इसके बाद किसी को प्रश्न तो पूछ सकते हैं। आज के समय में सुसाइड रेट जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पिछले 5 सालों में हमारे जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स है, एनआईटीज, आईआईटीज और एम्स वगैरह, इन्हें मिला करके 181 बच्चों ने सुसाइड किया है। 181 टैलेंटेड लोगों ने सुसाइड किया है। ये मेरी डाटा नहीं है, ये एनडीटीवी के डाटाज हैं, सब सारे आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, है कि नहीं। हमारे मध्य प्रदेश में अगर 1000 लोगों का मर्डर होता है तो 5000 लोग सुसाइड करते हैं। 1:5 का रेशियो है। ये भी मेरा डाटा नहीं है, सारा आपको गूगल से मिल जाएगा। 1:5 का रेशियो चलता है, मतलब मोर नंबर ऑफ पीपल आर किलिंग देमसेल्व्स एज कंपेयर टू किल्ड बाय अदर्स बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड माइंड। अगर हम शेप बनाने के लिए जाते हैं, वहां पे अगर बार बार की गलती से एक हल्का सा भी हमको कट लगता है तो हमारा दिमाग खराब होता है, हम बार बार को बोलते हैं सही ध्यान करके नहीं बताया, कट मार दिया। वहीं पे व्यक्ति का दिमाग खराब होता है तो तेज धार के चाकू से खुद का ही हाथ काट लेता है। Getting the point? So that way people are physically unfit but even more mentally unfit. That's why this mentally soothing programs are essential for the society. करेक्ट। तो एक सेशन में मैं कितने ही कवर कर पाऊंगा, मेरा तो यही विचार है कि आप अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता जैसी पावरफुल टेक्स्ट बुक को इंट्रोड्यूस करें, उसका इनपुट लें। आपके जीवन में जो आपके विचारधारा है उसमें काफी परिवर्तन आएगा। नकारात्मकता से सकारात्मक की तरफ हम जाएंगे, नेगेटिव इमोशन से पॉजिटिव इमोशन की तरफ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा हमारी कॉन्शियसनेस के लिए, जिसके माध्यम से हम भी खुश रहेंगे और हमसे संपर्क में आने वाले दूसरे लोग भी खुश रहेंगे। अगर मैं एक बदबूदार फूल लेकर के आपके किसी के भी केबिन में आता हूँ तो आपको भी बास आएगी 5 मिनट तक, और मुझे तो कंटिन्यूसली उसकी दुर्गंध आ ही रही है। बदले में अगर मैं बहुत ही खुशबूदार गुलाब का फूल अगर लेकर के आपके केबिन में 5 मिनट ले आता हूँ तो 5 मिनट तक उसकी खुशबू का आस्वादन आप करेंगे, और पूरे समय तो उसकी खुशबू मैं ही ले रहा हूँ। इस प्रकार से हम अपने दुर्गुणों की वजह से दूसरों को थोड़े समय के लिए कष्ट दे सकते हैं, पर पूरे समय तो हम ही कष्ट में हैं। अपने सद्गुणों से हम थोड़े समय के दूसरों को खुशबू तो दे सकते हैं, पर पूरे समय तक तो खुशबू हम ही उसकी ले रहे हैं। ठीक है, यहीं पे मैं अपने इस सेशन को विराम दूंगा एक लास्ट पॉइंट के साथ में कि हमारा जीवन जो है एक बांसुरी के समान है जिसमें कठिनाई रूपी कई छेद हैं। हमारा जीवन एक बांसुरी के समान है जिसमें कठिनाई रूपी कई छेद हैं, परंतु जिसको बजाना आ गया उसको जीना आ गया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। उम्मीद करता हूं कि आपका समय वेस्ट नहीं किया होगा। इट्स 1:44 ना। कोई प्रश्न अगर किसी का हो, कोई जिज्ञासा हो, एक आध तो बता सकते हैं, अदरवाइज लाइक फ्रॉम माय साइड इट्स डन। कोई प्रश्न? एक प्रश्न हैंड रेज किया। हाँ जी माता जी बताएं। प्रणाम। हाँ जी। आप काफी समय से इस क्षेत्र में हैं
और हमारा ये सौभाग्य कि आज आपको सुन रहे हैं। मेरी एक जिज्ञासा ये है कि आप इस क्षेत्र में लंबे समय से है, तो हम लोग जैसे वर्किंग है, एक लाइफ शेड्यूल रहता है, तो क्या ऐसा एक मिनिमम कोई काम करे कि हम अपने आप को मेंटली अच्छे से रख पाए? एक काम नहीं, जनरली मैं दो काम बताता हूँ। क्या वो दो काम करें जिससे हम अपने आप को मेंटली फिट रख पाए, जो मैं हम लोग खुद करते हैं। एक तो है हम लोग अपने आप को मतलब नॉलेज से फीड करते हैं। जैसे खाने के लिए तो हमको न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए, तो इस प्रकार से माइंड को भी ना नॉलेज के माध्यम से हमको फीड करना जरूरी है। ज्ञान के स्तर पे हमको होना जरूरी है ना। तो वो नॉलेज, नॉलेज के कई एस्पेक्ट्स हैं। शरीर से जुड़ा हुआ ज्ञान, आत्मा से जुड़ा हुआ ज्ञान, है ना, माइंड इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ ज्ञान। तो इन सबका, स्पेशली जो मेंटली माइंड से जुड़ा हुआ नॉलेज है या हमारी सटल बॉडी से जुड़ा नॉलेज है, ये हमको श्रीमद् भगवत गीता और इसी से जुड़ी बुक से माध्यम से मिलता है। तो नॉलेज एंड साथ ही साथ में मेडिटेशन, नॉलेज एंड मेडिटेशन, ये टू फॉर्मुलेस हम लोग जनरली देते हैं। मेडिटेशन में हम लोग सुबह 2 घंटे मेडिटेशन करते हैं, सुबह 5:30 बजे से 7:30 तक। सुबह हम लोग की दिनचर्या जैसे मैंने बताई, रात में 9:30 10 तक सो जाना, सुबह 3 साढ़े 3 को उठ जाना। उसके बाद में हमारी पहली आरती मंदिर में 4:30 बजे होती है, विदाउट फेल। 12 महीने 365 दिन डॉट हमको 4:30 रिपोर्ट करना रहता है। लेट होने पे सजा भी मिलती है। तो तो 2 घंटे हम लोग मेंटल मेडिटेशन करते हैं, 5:30 से लेके 7:30। मैं जो करता हूँ वो, मैं हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसमें मैं मेडिटेट करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। जो मैं बोलता हूँ उसको सुनने का प्रयास करता हूँ, तो इस माध्यम से मेरा माइंड जो है वो कॉन्सेंट्रेट करता है मंत्र की ध्वनि पे। इस माध्यम से 2 घंटे हम मेडिटेशन करते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। मन हमारा नियंत्रण में रहता है, और हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी मतलब एबनॉर्मल नहीं जाती है, नॉर्मल रहती है, एक सर्कल के अंदर रहती है ना। बोले लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को, हम लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हैं। तो नॉलेज और मेडिटेशन के माध्यम से हमारा जो मेंटल कर्व है वो बढ़िया तरीके से चलता है। ये मैं कुछ सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे खुद के 15 साल के ब्रह्मचर्य आश्रम के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। है एक्चुअली कहाँ से बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बताएं जी। जैसे आपने जो बताया मेडिटेशन, वो आदमी अपने आप में हैप्पी हो सकता है, वो अपने आप को मेंटली पीस रख सकता है। बट अगर आसपास का एनवायरमेंट भी उसका पूरा ऐसा हो जहाँ से उसे टेंशन मिल रहा है, उससे वो कैसे हैप्पी रहेगा? इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप महाअवतार नरसिंह मूवी देखिए। महाअवतार नरसिंह मूवी में प्रहलाद महाराज के आसपास पूरे टेंशन ही टेंशन वाली सिचुएशन थी। सब लोग परेशान करते रहते थे। प्राण घातक हमले हुए 7 प्रकार से, डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना। 7 प्रकार से प्राण घातक हमले हुए, उसके बाद भी उन्होंने जो है वो हरि की भक्ति नहीं छोड़ी। तो जरूर से महाअवतार नरसिंह मूवी देखिए, विदिशा शहर में तो अवेलेबल है। आपको जरूर से बहुत बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, गारंटी हमारे, विश्वास आपका। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस था। मैं जितने भी फेशियल एक्सप्रेशन देख रहा था बोलते टाइम पे, इट वाज वेरी पॉजिटिव। कई बार मैं जाता हूँ और लोग बाग जो है मोबाइल पे देखते हैं, तो मैं भी 45 मिनट का सेशन में 20 मिनट में खत्म करके चला जाता हूँ, है कि नहीं? क्योंकि आई एम नॉट पेड फॉर दिस ना, मैं तो एक वॉलंटरली यहाँ पर आया हूँ ना। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरा कुछ निजी फायदा है करके। तो इट्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन, इट्स अ सर्विस टू द सोसाइटी। So in that way, thank you very much for giving your wonderful cooperation in the form of your smiles and jolly faces and wonderful reciprocation. I'm very happy about it. Thank you very much. Hare Krishna. आज के तनाव मुक्त करने के सेशन में आचार्य जी ने अपना अमूल्य समय दिया, और मुझे लगता है कि 40-45 मिनट तक सभी जिलाधिकारी किस तरह से हमारे जीवन में जो रोज प्रतिदिन हमारे स्ट्रेस बना रहता है उसको किस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस मिलता है वहीं से ही रास्ता है। जिस तरह से कहा कि आप हथेली को थोड़ा नीचे करेंगे तो समाधान भी आपको सामने ही प्रदर्शित होता है। तो इसी तरह से जीवन में जहाँ स्ट्रेस मिलता है तो वही सॉल्यूशन भी वही मिलेगा। तो आज के सेशन में मुझे लगता है सभी के चेहरे खिल रहे थे, और मुझे लगता है कि सबसे जो स्ट्रेस कम करने के लिए सबको अपना मोबाइल एक तरफ रख देना चाहिए।
कुछ समय के लिए, तो स्ट्रेस मुक्त हो सकते हैं। और जीवन में जीवन है तो स्ट्रेस हमेशा बना रहेगा, पर उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, ये आज आचार्य जी ने सभी 40 मिनट के सेशन में आप लोगों को अवगत कराया है। मुझे लगता है कि इस तरह के सेशन होते रहना चाहिए, और आचार्य जी का जो ये महत्वपूर्ण समय मिला उसमें सभी स्ट्रेस मुक्त भी रहेंगे, और आने वाले समय में आप लोग और अपने परिवार में किस तरह से स्ट्रेस तनाव का प्रबंधन किया जा सकता है इस और आगे अग्रसर होंगे। मैं जिला प्रशासन की ओर से आचार्य जी का जो अमूल्य समय दिया इसके लिए धन्यवाद करता आप सभी इस्कॉन उद्यान में आमंत्रित हैं, जरूर से आइए हूँ। दर्शन एक बार मंदिर घूम के आइए। बात कर लिया हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू मैम। इसको दे देना। सर अभी ऑफिस में आओगे? हाँ, हूँ। ओके।